जातिगत जनगणना के फैसले पर सवर्ण कर रहे हैं जमकर विरोध। ग्रोक ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर घोषणा की है, तब से सवर्ण तबके से आने वाले तमाम लोग लगातार इसका विरोध जताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा जमकर वायरल है। इसे जातिगत जनगणना जिस दिन घोषणा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने दी है, उस दिन को अब ब्लैक डे के तौर पर मनाने के लिए तमाम तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर अब साझा किए जा रहे हैं। वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले वो प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करेंगे। और जो बयान जिस तरीके से तमाम बातें इस वीडियो में कही गई है, उन तमाम चीजों को भी हम सच्चाई की कसौटी पर खरा साबित करने की या फिर उसके पीछे की वास्तविकता क्या है, वो भी आपके साथ रूबरू हम करेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आज हम जनरल कैटेगरी वालों के लिए ब्लैक डे है। आपको पता ही होगा, सरकार ने कास्ट सेंसस अनाउंस किया है और हमें यह भी पता है इस कास्ट सेंसस के बाद क्या होने वाला है। तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ, रिजर्वेशन बढ़ाई गई। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, रिजर्वेशन बढ़ाई गई। यहाँ तक कि ये लोग रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में लाना चाहते हैं। हमारी पॉपुलेशन 30% से ज़्यादा है जनरल कैटेगरी की। हम सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, तो हम ऐसे ही गवर्नमेंट की कोई भी डिमांड कैसे मान सकते हैं। कल हम एक डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे। इस डिजिटल प्रोटेस्ट में आप कोई भी काला कपड़ा पहन सकते हैं, ब्लैक टी शर्ट पहन सकते हैं, ब्लैक कैप पहन सकते हैं, हाथ में ब्लैक बैंड पहन सकते हैं और उसके साथ आप अपनी सेल्फी डालिए और उसमें लिखिए से नो टू कास्ट सेंसस। कल हमारी आवाज़ लाखों में सरकार तक पहुंचनी चाहिए, उनके कानों में सुनाई देना चाहिए कि जनरल कैटेगरी कास्ट सेंसस को टोटली अपोज करता है और उन्हें ये डिसीजन वापस लेना पड़े। यहाँ पर साफ तौर पर ये महिला ने कहा है कि जिस दिन सरकार ने ये ऐलान किया है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, ये दिन हमारे लिए एक ब्लैक डे के तौर पर है, काला दिन मनाया जाना चाहिए। क्योंकि सवर्णों को अगर जातिगत जनगणना के मुताबिक आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा पहचाना जाएगा तो निश्चित रूप से आपको 15% आबादी देखने को मिलेगी। लेकिन ये महिला का दावा है कि 33% आबादी इस देश के अंदर सवर्णों की है। लेकिन जातिगत जनगणना के आधार पर या फिर कहेंगे जो आंकड़े देखने को मिलते हैं, 15% आबादी इस देश के अंदर सवर्णों की है और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शामिल है। यहाँ तक ये कहा गया है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो आपको पता है कि आगे क्या होगा। मतलब वो चेताना चाहती, वो बताना चाहती है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो इस देश का जो 90% आबादी रखने वाला दलित, आदिवासी, पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक में से तमाम जो लोग हैं, उनको इस बात का पता चल जाएगा कि इस देश में वो कितनी जनसंख्या, कितनी आबादी रखते हैं। और जिसे आबादी का पता चल जाएगा, अगर आंकड़े पता चल जाएंगे, निश्चित रूप से संवैधानिक अधिकार तमाम तरीके से अनेकों संस्थानों में जो मुहैया होने चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इस देश में सबसे बड़ी आबादी जो रखता है वो ओबीसी तबका है। उसके बाद बात करेंगे तो वो शेड्यूल कास्ट है, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब है और सबसे कमतर अगर देखेंगे तो 15% आबादी रखने वाला ये कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़ा नहीं तो ये सवर्ण तबका है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कह सकते हैं। तो 85%, 90% आबादी इस देश के अंदर में जो कहीं ना कहीं मेहनत कश है, जो पूरे देश को चलाने का काम करता है, लेकिन 15%, 10% आबादी रखने वाला जो सवर्ण तबका है वो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना का इस वक्त सबसे ज्यादा विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये नया ट्रेंड चलाने की भी बात कही जा रही है कि से नो टू कास्ट सेंसस, मतलब जातिगत जनगणना को अब नहीं कहिए, इसका विरोध करिए। ये लगातार सवर्ण तबके से अपील की जा रही है। उन्होंने ये कहा है, ऐलान किया गया है कि अब इस ब्लैक डे को हम डिजिटल प्रोटेस्ट के तौर पर रूबरू करने की कोशिश करेंगे और अपने इस विरोध को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए आपको ब्लैक टी शर्ट पहनना होगा, काली टोपी पहननी होगी, काला हाथ में बैंड पहनना होगा, इस तरीके से काली पट्टी बांधनी होगी जिसके कारण अपना विरोध आप दर्शा पाए। और इस तरीके से आप अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इस बात को साझा करें कि आप इस जातिगत जनगणना का साफ तौर पर विरोध करते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो वायरल है,
यह आपको जानने समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। लगातार जो दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा कास्ट सेंसस की बात की जा रही है और खासतौर पर टैक्स पे करने की बात की जा रही है, तो आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी जिस तरीके से देश के अंदर तमाम संसाधनों में होनी चाहिए, वो आखिर इस देश के अंदर 90% रखने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमानों की धार्मिक अल्पसंख्यकों की कितनी है। जब इस मसले को लेकर हमने ग्रोक से सवाल पूछा, ग्रोक ने क्या कुछ जवाब दिया वो भी आपके साथ साझा करते हैं। तो सबसे पहले हमने सवाल पूछा है शिक्षा की। इस देश के अंदर तमाम जो शिक्षण संस्थाएं हैं, खासतौर पर जो केंद्र विश्वविद्यालय है, इनमें अगर दलित, आदिवासियों, पिछड़ों की हिस्सेदारी, भागीदारी कितनी है। इस देश के 90% आबादी रखने वाले लोग आखिर तमाम केंद्र विश्वविद्यालय में कितनी भागीदारी रखते हैं, और खासतौर पर अगर 15%, 10% रखने वाले सवर्ण तबके की बात करेंगे, वो कितनी अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। तो शिक्षा के मुताबिक सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर यह कहा गया है खासतौर पर 3% इस देश के अंदर ब्राह्मण है। उन्होंने उसके आंकड़ों पर, उसके आधार पर तमाम रिपोर्टों के अनुसार यहाँ पर ग्रोक ने जवाब दिया है कि ब्राह्मणों की हिस्सेदारी उनकी जनसंख्या से अधिक, संभवतः 30 से 40% उच्च शिक्षा में है। मतलब कि आप अनुमान लगाइए कि 3.5% ब्राह्मण समाज जो कहने की 30 से 40% भागीदारी वो शिक्षा में रखता है, और बाकी तमाम जो शिक्षण संस्थाएं है जहां पर 50% भागीदारी ओबीसी की होना चाहिए, खासतौर पर 15% जो भागीदारी है वो शेड्यूल कास्ट की होनी चाहिए, और तकरीबन 7 से 8% जो भागीदारी वो शेड्यूल ट्राइब की होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम केंद्र विश्वविद्यालय है, उन्हें तमाम केंद्र विश्वविद्यालयों में अगर बात कुलपति की जाएगी, वाइस चांसलर की बात की जाएंगे, तो वहां पर ओबीसी तबके की आपको किसी भी तरीके से भागीदारी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अगर ओबीसी प्रोफेसरों की आप बात करें केंद्र विश्वविद्यालयों में, आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो ये देश की वास्तविकता है। जो सबसे ज्यादा फीसदी की आबादी रखने वाला जो ओबीसी तबका है, उसकी हिस्सेदारी इस देश के तमाम केंद्र विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। दूसरी तरफ बात करेंगे नौकरी की, तो शिक्षण संस्थाओं में जिस तरीके से भागीदारी नहीं है, तो क्या नौकरियों में इस देश की तमाम ओबीसी तबके की भागीदारी है, या फिर इस देश के अंदर 3.5% रखने वाली जो भागीदारी ब्राह्मणों की है, आखिर उनकी कितनी है, सवर्ण तबके की कितनी है। नौकरियों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो सरकारी नौकरियों में 10 से 15% भागीदारी, और निजी क्षेत्रों में अधिक, लेकिन सटीक आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मतलब कि 3.5% जो भागीदारी है, वो 3.5% भागीदारी जो नौकरियों में जिस तरीके से ब्राह्मणों की होना चाहिए, उससे कई ज्यादा अधिक, तकरीबन 10 से 15% सवर्णों की इस देश के अंदर ब्राह्मण तबके की हिस्सेदारी है। तो आप कल्पना करिए कि इस तरीके से ये जो अनुपात से अधिक, औसत से अधिक जो कहने का हिस्सेदारी है, इसके कारण आखिर किसे कितना फायदा हो रहा है, किसे कितना नुकसान हो रहा है, या आप इसका सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा करें। सबसे बात बड़ी आती है भूमि की। इस देश की जितनी भूमि है उस पर किसका कितना कब्जा है, किसकी हिस्से में कितनी जो है वो जमीन है, क्योंकि ओबीसी तबके अपने आप को एक बहुत बड़े जमींदार के नजरे से देखता है, लेकिन क्या जमीन उसके पास उतनी मुताबिक है जितनी उसकी जनसंख्या है, जिसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो कुल खेती योग्य की भूमि तकरीबन 10 से 15% है, और संपत्ति में भी 10 से 12% है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 15% जो हिस्सेदारी, भागीदारी, वो तकरीबन 10 से 15% जो कि इस देश के सवर्ण तबके की है, और 40% इस देश का 40% जो संपत्ति है, वो 40% इस देश की जो संपत्ति है, वो तकरीबन 3% लोगों के पास में, तमाम पूंजीपतियों, धन्ना सेठों के पास में है। 10% हिस्सेदारी, भागीदारी रखने वाले लोगों के पास में जो संपत्ति है, वो पूरे देश की तकरीबन 40% संपत्ति है, उनके पास में है। तो इसके साथ साथ बात करेंगे व्यवसाय की, जिसमें व्यवसाय में बड़े पैमाने पर जो वैश्य तबका आता है, और वही व्यवसाय में सबसे अधिक देखने को मिलता है, जो कि तकरीबन 8 से 12% की व्यवसाय में जो हिस्सेदारी, भागीदारी है, विशेषकर तकनीकी और कॉरपोरेट क्षेत्रों में जो पूरी तरीके से निजी हाथों में है। यह अनुमान है कि ऐतिहासिक संदर्भ है, और सीमित सर्वेक्षण के और तमाम एक्सपोस्टों के मुताबिक ये तमाम आंकड़े हैं कि 8 से 10% व्यवसाय में ब्राह्मण तबका आपको, सवर्ण तबका मिलेगा,
और बड़े पैमाने पर जो हिस्सेदारी है वो भी वैश्य तबके की ही आपको दिखाई पड़ेगी। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ये जो कहने की इस देश का 90% आबादी है, इनके पास कॉरपोरेट सेक्टर से लेकर तो विशेष तकनीकी जो तमाम कंपनीज है, इनमें आपको की पोस्ट में मैनेजर से लेकर तो अनेकों प्रकार से ओनर के तौर पर आपको इनकी भागीदारी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जहां पर लेबर वर्ग की बात आएगी, तमाम तरीके के मजदूरों के जब बात आएगी, तो वहां पर आपको आसानी से दलित, आदिवासी, पिछड़ा यह आपको देखने को मिलेगा। तो सवाल यहाँ पर जिस तरीके से जातिगत जनगणना के ऊपर उठाया गया है, लेकिन जातिगत जनगणना जब होगी तो निश्चित रूप से आंकड़े बाहर निकल कर आएंगे, और आंकड़े जब बाहर निकल कर आएंगे तो संवैधानिक तौर पर तमाम उन आंकड़ों के मुताबिक उन्हें हिस्सेदारी, भागीदारी देनी होगी। जिस तरीके से बात करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की, या फिर खासतौर पर बात करेंगे सवर्ण तबके की, तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि सवर्णों ने इस देश के अंदर जातिगत जनगणना का विरोध किया है। बात करेंगे जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान जब इस देश के अंदर मंडल आयोग की जब बात चली, उस मंडल आयोग का भी विरोध करने का काम बड़े पैमाने पर सवर्ण तबके से किया गया। काका कालेलकर आयोग आया, तब भी बड़े पैमाने पर सवर्णों ने इसका विरोध किया। जब जब भी ओबीसी को आरक्षण देने की बात आई, हमेशा से ही सवर्णों के जरिए इसका विरोध किया गया है। और उसके साथ साथ जब वीपी सिंह की सरकार बनी, तो वीपी सिंह की सरकार बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जरिए अपनी सरकार का समर्थन भी वापस ले लिया गया, क्योंकि वीपी सिंह पर यह दबाव बना जा रहा था कि मंडल कमीशन लागू करो। लेकिन जब ये इस बात के लिए वीपी सिंह तैयार हो जाते हैं, तो उनका समर्थन वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ले लिया जाता है। और जब इस समर्थन को वापस लेने के बाद जब बात सरकार बनने की आती है, तो बहुजन समाज पार्टी के जरिए जब समर्थन दिया जाता है, तो समर्थन देने के बाद अपनी तमाम शर्तों के मुताबिक और जिस तरीके से दबाव मान्यवर कांशीराम साहब और उनकी राजनीति के मुताबिक बनाया जाता है, उस अनुसार इस मंडल कमीशन को लागू करने को लेकर और जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कही जाती है, ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात होती है, इस आधार पर 50% आरक्षण को लागू करने की बात जिस तरीके से होती है, लेकिन वीपी सिंह उसके लिए तैयार नहीं होते। लेकिन 27% आरक्षण देने की बात के लिए वीपी सिंह जो है वो राजी हो जाते हैं। और आज वर्तमान स्थिति में जो भी रिजर्वेशन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, वो मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन लीडरशिप रखने वाले तो तमाम पार्टियां रही और जो लोग रहे, उनके माध्यम से भी आज ओबीसी को उनके जनसंख्या के मुताबिक नहीं, लेकिन 27% जो आरक्षण है वो मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब जब भी जातिगत जनगणना की बात आई, खुले पैमाने पर, खुले तौर पर सवर्णों ने इसका विरोध किया, और उसी मुताबिक अब ये भी काला दिन और इस जातिगत जनगणना का सवर्णों के माध्यम से बड़े पैमाने पर विरोध होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे के पूरे मसले पर, इस वायरल वीडियो पर लगातार जो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, और इस वीडियो को लेकर अब तक की जो बातें आपने सुनी, इसको लेकर आपकी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।